नमस्कार मित्रों, मैं कहती तू सुन चैनल पर नीरू की ओर से आप सबका स्वागत। साथियों, आज जिस कहानी को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है वह है सादत हसन मंटो की बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी टोबा टेक सिंह। मित्रों, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए आज़ादी का सूर्योदय तो लाया था, मगर इस सूर्योदय से फैला उजाला कितने ही दागों से भरा था। भारत विभाजन का दाग, सांप्रदायिक दंगों के दाग, लूट खसोट, कत्लेआम, बलात्कार, पुरखों की जमीन से, अपने घर गांव से अलग होने का दाग ही दाग। तभी तो फैज जैसे शायर ने पीड़ा के अथाह समुद्र में डूबकर लिखा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं। आज की कहानी इन्हीं दागों से रूबरू कराने वाली एक बहुत ही मार्मिक रचना है, जिसमें व्यंग्य में घुली पीड़ा और पीड़ा में घुला व्यंग्य मंटो की लेखनी का स्पर्श पाकर अमर हो गया है। तो आइए सुने मंटो का शाहकार टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को यह ख्याल आया कि नैतिक अपराधियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में मौजूद हैं, उनको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात सही थी या गलत, लेकिन विद्वानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंचे स्तर पर कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर में एक दिन पागलों के तबादले के लिए तय हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए, जो बाकी बचे उनको सीमा पर भेज दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब सभी हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल से जो 12 बरस से बाकायदा हर रोज जमींदार पढ़ता था, जब उसके एक मित्र ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इतने जोर से लगाया कि फर्श पर फिसलकर गिरा और बेहोश हो गया। कई पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें ज्यादा तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने कुछ दे दिलाकर उन्हें पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ है और पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही घटनाओं से वे भी अनजान थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और मूर्ख थे। उनकी बातचीत से भी कोई नतीजा नहीं निकलता था। उनको सिर्फ इतना मालूम था
कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह खराब नहीं था, इस असमंजस में थे कि वे हिंदुस्तान में हैं अथवा पाकिस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो यह कैसे हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले वे यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन वह पेड़ पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गंभीर समस्या पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं न पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर में, जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग, बाग की एक खास क्यारी पर सारा दिन खामोश टहला करता था, यह तब्दीली जाहिर हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चिन्नौट के एक मोटे से मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का जोशीला सदस्य रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, सहसा ये आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था, इसलिए उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो प्रेम में असफल होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर में एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हुआ था। हालांकि उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन पागलपन की हालत में भी वह उसको नहीं भूला था। चुनाचे वह उन तमाम हिंदू मुसलमान नेताओं को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिप कर घंटों इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत क्या होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा अथवा नहीं? उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो नहीं खानी पड़ेगी? एक सिख था जिसे पागल खाने में आए 15 बरस हो चुके थे। उसके मुंह से हर वक्त ये अजीबो गरीब शब्द सुनने में आते थे,
ओ पढ़ दी, गुड़ दी, अनेक कस दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन। दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के लंबे अरसे में वह पल भर के लिए भी नहीं सोया था, लेटता भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं, मगर इस शारीरिक कष्ट के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में बातचीत होती तो वह ध्यान से सुनता। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है, तो वह बड़ी गंभीरता से जवाब देता, ओ पढ़ दी, गुड़ दी, अनेक कस दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वह रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वे इस चक्कर में उलझकर रह जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या मालूम है कि लाहौर जो आज पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही न हो जाएं। उस सिख के केश छिद्रे होकर बहुत थोड़े रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी निरीह था। 15 बरसों से उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वे उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसके कई खेत थे। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में भर्ती करा गए। महीने में एक बार ये लोग मुलाकात के लिए आते थे और उसकी खैर खबर पूछकर चले जाते थे। एक अरसे तक यह सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको यह कतई मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके सगे संबंधी उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वह दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, शरीर पर खूब साबुन मलता और सिर में तेल डालकर कंघी करता। अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं बन संवर कर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो चुप रहता, या कभी कभार ओ पढ़ दी, गुड़ दी, अनेक कस दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही न था। वह बच्ची थी तो अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर न मिला तो उसकी कुरेद दिन दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी।
जो उसे उनके आने की सूचना दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उससे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वह अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, तो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वे टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपना स्वाभाविक ठहाका लगाया और कहा, वह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, लेकिन वह अत्यधिक व्यस्त था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ओ पढ़दी, गुड़गुड़दी, अनेकस्ती, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ वाहेगुरु जी दा खालसा एंड वाहेगुरु दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसका शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वह कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन की ओर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वह कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ, वह भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह चुपचाप खड़ा रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैरियत पूछता रहो। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना कि फजलदीन राजी खुशी। 2 भूरी भैंसें जो वे छोड़ गए थे, उनमें से एक ने पाड़ा दिया है। दूसरी के पाड़ी हुई थी, पर वह 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और तुम्हारे लिए ये थोड़े से मरुंडे लाया। बिशन सिंह ने मरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने जरा हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओ पढ़दी, गुड़गुड़दी, अनेकस्ती, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दुर्फिटेबल। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी और तबादले का दिन भी तय हो चुका था। सख्त सर्दी पड़ रही थी जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लारियां पुलिस के रक्षक दस्तों के साथ रवाना हुई।
संबंधित अफसर भी साथ थे। वाघा की सरहद पर दोनों ओर के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और आरंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा मुश्किल काम था। कई तो लॉरियों से निकलते ही न थे। जो निकलना मंजूर कर लेते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वे इधर उधर भाग खड़े होते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे उन्हें फाड़ कर अपने तन से अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों का बहुमत इस तबादले के हक में नहीं था, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहां फेंका जा रहा है। वे कुछ एक जो सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार फसाद होते होते बचा, क्योंकि कुछ मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार संबंधित अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक ओर हटा और दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी ओर ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ पर्दी, गुड़गुड़ दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे तुरंत वहां भेज दिया जाएगा, मगर वह न माना। जब उसको बरबस दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की गई तो वह बीच में एक जगह पर इस तरह अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब कोई शक्ति उसे वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि निरीह था, इसलिए उससे ज्यादा जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले निश्चेष्ट और अचल खड़े बिशन सिंह के कंठ से एक गगन भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था और इधर ऐसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। धन्यवाद। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी ही और कहानियां निरंतर आप तक पहुंचाते रहें। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।